हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। बट बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये आती है कि चैप्टर लेंथ है और ये समझ नहीं आता क्या लर्न करना है क्या लर्न नहीं करना। पूरा चैप्टर पढ़ के लगता है कि ये पूरा चैप्टर आता है, बट इसमें से जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है और ये भी समझ नहीं आता क्वेश्चन किस वे में आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, विद नोट समझाऊंगा और साथ में आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा हर टॉपिक के साथ कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं हर चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में आ रखे हो, और ऐसे भी नहीं 1-2 30-40 क्वेश्चन पर चैप्टर के हिसाब से, यानी 2014-15 जब भी आए हो पीछे के सारे क्वेश्चन पेपर में से सिर्फ उस चैप्टर के क्वेश्चन निकाल के उसकी वीडियो बनाता हूं जिससे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलो यार चैप्टर समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज दे रखा है, तो हम पालमपुर के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक छोटी चीज जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये आपने सेकंड टॉपिक देखा होगा, इसका नाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्टली, ये बताओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है, ठीक है, और होते कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज का प्रोडक्शन, किसी भी चीज को बनाने के लिए जिन जिन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उनको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ आ गया? मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, मान लो आपको पेन की फैक्ट्री लगानी है। अच्छा, एक और बात यार, पेन पेंसिल लेकर बैठे करो, अगर आप यूट्यूब वीडियो देखो तो आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो मान लो कि आपको एक पेन की फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इन मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। सिर्फ पेन की फैक्ट्री के लिए नहीं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज, ये इकोनॉमिक्स में थोड़ा टर्म याद रखो। गुड्स और सर्विसेज का मतलब, गुड्स का मतलब गुड नहीं होता, गुड्स का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है। और सर्विसेज का मतलब होता है किसी, मतलब सर्विसेज तो आप समझ ही गए, जैसे बैंकिंग वगैरह, ये सर्विसेज है ये, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले आता है लैंड। अब देखो, मेरे को पेन की फैक्ट्री लगानी है, मैं हवा में तो फैक्ट्री लगाऊंगा नहीं, मेरे को ज़मीन पे लगानी है, तो मेरे को लैंड की ज़रूरत है। अब लैंड में सिर्फ लैंड नहीं आता, लैंड में और ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल से सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। दूसरा है लेबर, मेरे को लेबर चाहिए। अभी लेबर क्या होता है? लेबर वो बंदे होते हैं जो अपना फिजिकल एफर्ट डालते हैं, ठीक है। पत्थर उठाना, जो अपना मेंटल वर्क नहीं डालते, दिमाग नहीं लगाते, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मशीन चलाना, जो उनको बोल दिया वो करेंगे, पत्थर उठाना, ये फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये होते हैं लेबर। वैसे मैं इन सबकी डेफिनेशन दिखाऊंगा, लिखी हुई है नोट्स में, डोंट वरी, बट मैं पहले समझा देता हूँ। तीसरा होता है फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल क्या होता है? देखो, फिजिकल से आपको समझ आ रही होगी एक बात, जिसको आप टच कर सकते हो ना, वो कैपिटल को हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को जो आप टच कर सकते हो और जो प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होती है उसको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। फिजिकल कैपिटल होती है 2 टाइप की, ठीक है, 2 टाइप की। पहला होता है एक फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, याद है ना कि मैंने पेन की फैक्ट्री लगाई, मैंने ज़मीन पे लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, लोगों को भी हायर कर लिया। अब है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल 2 टाइप की होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? प्रोडक्शन करने के लिए ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जो प्रोडक्शन में नेसेसरी हो। जैसे कि मेरे को पेन की फैक्ट्री लगानी है तो एक बहुत बड़ी मशीन लगानी पड़ेगी जो मेरे को पेन बना कर दे, है ना। मेरे को पेन मतलब पेन का मोल्ड वगैरह बना के दे, है ना, पेन के सिक्के वगैरह बना के दे, तो दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, जो प्रोडक्शन करने में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। देखो, मैं पेन की फैक्ट्री में मशीनें तो बेचूंगा नहीं, है ना, तो पेन की फैक्ट्री में जो मशीनें होती है वो प्रोडक्शन में यूजफुल होती है, ठीक है। तो इसलिए वो फिक्स्ड कैपिटल है। ये एक एग्जांपल और बता देता हूँ फिक्स्ड कैपिटल का, जैसे मशीनरी हो गई, टूल हो गए, ठीक है, वो पेन में नहीं घुसते, ठीक है, मशीन को पेन में नहीं घुसाओगे, ठीक है, वो प्रोडक्शन में यूज होती है। समझ आ गया आपको? एक होता है वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल और सिंपल है, वर्किंग कैपिटल है जो प्रोडक्शन में यूज होती है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन में यूज होती है और प्रोडक्शन इसी से ही होता है। जैसे कि किसी पेन को बनाने के लिए मेरे को इंक चाहिए, मेरे को पेन को बनाने के लिए रिफिल चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जो जिसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। जिस चीज़ का प्रोडक्शन करना है उसका रॉ मटेरियल भी वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है जी। समझ आ गया आपको? आई होप ये वाला क्लियर हो गया वो आपको।
तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब वर्किंग कैपिटल का एक एक एक्सेप्शन बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यही क्वेश्चन टीचर बार बार एग्जाम में देती है कि मनी किस में आता है। अब देखो, मनी लैंड में नहीं आएगा, लेबर में नहीं आएगा, ये बताऊंगा मैं क्या होता है, बट इसमें भी नहीं आएगा। फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, क्या फिक्स्ड कैपिटल में आएगा? नहीं जी, हम पैसे तो डालते नहीं है पेन के अंदर, इंक मतलब पैसे नोट तो डालते नहीं है उस पेन के अंदर, तो ये वर्किंग कैपिटल में आएगा। देखो, किसी भी चीज़ को का प्रोडक्शन करने के लिए या रॉ मटेरियल भी खरीदने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत तो होती है, ठीक है, तो उसी को हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ओके, समझ आ गया आपको। फिक्स्ड कैपिटल होती है जो क्या करती है, आपको प्रोडक्शन करने के लिए यूजफुल होती है, और वर्किंग कैपिटल वो होती है जो प्रोडक्शन, जिसका प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन में यूजफुल होती है, और इसी को कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स बनाया जाता है। ये होता है वर्किंग कैपिटल। अब चौथा आता है ह्यूमन कैपिटल, और टीचर कभी कभार इसे कंफ्यूज करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर भी बोल देती है। अब ये होता क्या है देखो, और ये लेबर से कैसे अलग है मैं बताऊंगा आपको। ह्यूमन कैपिटल, देखो, ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी भी रॉ मटेरियल को एक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है अपने स्किल, नॉलेज और एजुकेशन के बेस पे, ठीक है, जो उसके अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, मतलब उससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है, और इसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, देखो, मेरे को पेन की फैक्ट्री लगानी है, मेरे को एक इंजीनियर को हायर करना पड़ेगा, ठीक है, वो उठा पटकी का काम नहीं करेगा, ठीक है, वो लेबर नहीं है, वो मेंटल वर्क, वो फिजिकल वर्क नहीं करता, वो चीज़ों को उठा के इधर उधर नहीं रखेगा, वो मेंटल वर्क करेगा। मेंटल वर्क यानी कि इस मशीन में हम को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे काम है। मोल्ड को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, पेन कैसा होना चाहिए, पेन का रिफिल कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, तो ये वो मेंटल वर्क ज़्यादा करता है, तो इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब लेबर और ह्यूमन, एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं लेबर और ह्यूमन कैपिटल के डिफरेंस से, बच्चे यहीं कंफ्यूज जाते हैं। मान लो एक ब्रिज बनाया है मैंने, ठीक है, ब्रिज बनाया मैंने, या ब्रिज बनाना है मेरे को, तो ब्रिज बनाने के लिए आपको लोग चाहिए जो फिजिकल वर्क करे, पत्थर वत्थर उठाए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो वो हो गए अपने लेबर, ठीक है, लेबर भैया हो गए। अब उस ब्रिज को बनाने के लिए हमें आर्किटेक्ट भी चाहिए होगा। आर्किटेक्ट आपको पता है ना, जो डिज़ाइन वगैरह बनाता है ब्रिज के, है ना, जो पूरा ब्लूप्रिंट बनाता है, तो वो पत्थर वत्थर तो उठाता नहीं है, बट वो अपना दिमाग लगाता है, तो इसी को कहते हैं हम ह्यूमन कैपिटल, ठीक है जी। अब थोड़ा हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बार बार आता है, और 1 नंबर में नहीं आता, सीधा 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलो जी, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये लाइन तो आप कहीं भी घुसेड़ सकते हो, ठीक है। आई होप आपने 8th में भी करा हो। जो क्वेश्चन भी समझ नहीं आता, कम से कम एक चीज़ तो उस पर ये लिख कर आओ कि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश डैश डैश, है ना। तब देखो, ये आप कहीं भी चेप सकते हो। तो लैंड क्या है, इट इंक्लूड्स अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, और ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं, भगवान की देन होते हैं। लैंड हमने तो बनाया नहीं, भगवान की देन होती है, नेचर की देन होती है, और इसमें फॉरेस्ट वगैरह और वाटर वगैरह और मिनरल्स वगैरह भी आते हैं। लैंड आप समझ चुके हो। लेबर का मतलब भी आप समझ चुके हो। लेबर आर द पीपल हु विल डू द वर्क, और वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क या फिजिकल वर्क, मैनुअल वर्क पता है ना आपको, चीज़ें उठा पटकी करना, और मैनुअल वर्क हाथों से करना। तीसरा है फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल क्या होता है, द वेराइटी ऑफ द इनपुट रिक्वायर्ड एट द एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब किसी भी चीज़ को आप प्रोडक्शन करने के लिए हर स्टेज पे जो चीज़ें चाहिए होती है उसको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और फिजिकल कैपिटल होती है टेंजेबल, ठीक है, ये वर्ड समझ लो। टेंजेबल क्या होता है, टेंजेबल टी से स्टार्ट होता है, तो सिंपल है। टेंजेबल वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। टेंजेबल वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद मैंने फिजिकल कैपिटल के 2 टाइप बताए थे, कौन कौन से, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूसली यूज होते हैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल हो गए टूल, मशीन, बिल्डिंग। अच्छा, एक और बात यार, ये जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दिख ही रहा है कितने इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि आपको एग्जाम में क्या लिख कर आना है। तो इसके जो नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे होंगे, नोट्स इन PDF करके, और GP लिंक होगा वो, ठीक है। अगर वो नोट्स डाउनलोड ना होते हो तो नीचे एक वीडियो भी दे रखी है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स फ्रॉम द GP लिंक, उसको देखकर डाउनलोड करना है। ना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे को, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे के, यहाँ जैसे मर्जी। और एक है ना, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। टेलीग्राम एक चैनल है, मतलब एक जैसे व्हाट्सएप होता है ना, वैसे ही टेलीग्राम होता है, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो भी नए नए नोट्स आते रहेंगे अलग अलग चैप्टर के, है ना, तो वो मैं अपलोड करता रहूँगा।
और मैं आपको पहले बता दूं, बच्चे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9th में 8th में शायद आपने इतने नोट्स ना बनाए हो और वो इतना इंपॉर्टेंट ना समझते हो, बट 9th में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर SST के। ठीक है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी। ओके यार, हम आगे वैसे आप खुद ही कर लोगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप खुद सब्सक्राइब कर लोगे, बोलने की बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं यार, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए, है ना। इसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसमें मनी आता है और रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल पता है ना, कच्चा माल, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल पे। मैं आपको एक बात बता दूं, आपसे सिंपल क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अमंग्स 4, यानी इन 4 में से, यानी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। मैंने वो लैंड में लाइन लिख दी, ठीक है, बट वो मेरे को नहीं लिखनी चाहिए थी। एक्चुअल में जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ह्यूमन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अमंग 4। ठीक है, ह्यूमन कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल गुड्स और द यूजफुल थिंग बाय देयर स्किल, नॉलेज और एजुकेशन, विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है, जो उसके प्रोडक्ट मतलब अपनी स्किल, नॉलेज और स्किल के बेसिस पे किसी भी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और वो उसके अर्निंग पोटेंशियल को भी इंक्रीज करता है। मेरे कहने का मतलब आप खुद देखो, एक लेबर भैया होते हैं, वो जितना अर्न करते हैं, क्या वो जो इंजीनियर होता है या जो मेंटल वर्क करता है उसको भी उतने ही पैसे मिलते हैं? नहीं, उसको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे देती है टीचर, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल बताओ। ठीक है, कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में यही है कि ये टेंजिबल होता है और ये इंटेंजिबल होता है। यानी आप फिजिकल कैपिटल को, रॉ मटेरियल को, मशीन को टच कर सकते हो, बट मेरी सोच को टच नहीं कर सकते। ठीक है, एक आर्किटेक्ट के दिमाग में क्या सोच चल रही है आप उसको टच नहीं कर सकते, तो ये इनटेंजिबल होते हैं। दूसरा है फिजिकल कैपिटल में क्या होता है कि सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, यानी सेपरेट कर सकते हो आप। मेरी, मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी, तो आप मेरी मशीन को मेरे से अलग कर सकते हो, कहीं दूर ले जा सकते हो, बट इट इज़ सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। बट ह्यूमन कैपिटल को आप उससे अलग नहीं कर सकते। मेरे दिमाग को आप मेरे से कैसे अलग करोगे, मेरी सोच को आप मेरे से अलग नहीं कर सकते, है ना। एक आर्किटेक्ट की सोच को आप कभी उससे अलग नहीं कर सकते। तो यही है ह्यूमन कैपिटल में सेकंड डिफरेंस। थर्ड आता है इट क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट का मतलब है, इससे सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट होता है। प्राइवेट बेनिफिट से मेरे कहने का मतलब, आप सिर्फ इसको प्रोडक्शन में पैसा कमाने के लिए मशीनों वगैरह का यूज़ कर सकते हो, फिजिकल कैपिटल का यूज़ कर सकते हो, बट इट क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड द सोशल बेनिफिट। तो ह्यूमन कैपिटल से आप पैसा तो अर्न कर सकते हो, साथ में आप सोशल भी इसका बेनिफिट होता है, यानी लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको अच्छा समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी कहानी पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊपर वाले यार, देखना ज़रूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, तो अब आते हैं हम स्टोरी पे, स्टोरी ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर एक गांव है, एक हाइपोथेटिकल गांव है, इमेजिनरी गांव है, असल में ये है नहीं, इसके बारे में बस बुक में लिखा गया है। ठीक है, अब इस गांव के अंदर ऑलमोस्ट 450 फैमिली रहती है। ठीक है, उसमें से 80 जो घर हैं, 80 फैमिली है वो अपर कास्ट फैमिली है। ठीक है, ऊंचा थोड़ा तबका माना जाता है उनका, और 1/3 जो पॉपुलेशन है वो दलित है, SC है। ठीक है, जो विलेज के कॉर्नर में रहते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वगैरह पता ही आपको गांव में होता है। ठीक है, और इनका घर जो होता है वो इन अपर कास्ट फैमिली के घर से बहुत छोटा होता है, मड वगैरह से बना होता है। मड पता है ना आपको, कीचड़ कहते हैं ना शायद, मड वगैरह से बना हुआ होता है। ठीक है, ये समझ आ गया हमको। हम अब बात करते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी पालमपुर में फैसिलिटी क्या क्या है। पहले अगर रोड सिस्टम की बात करूँ ना, तो वेल कनेक्टेड है, यानी एक अपने आसपास के गांव में हम आराम से जा सकते हैं पालमपुर से। ठीक है, तो रोड सिस्टम बहुत बढ़िया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बुलो कार्ट्स, टांगास, बोगीज, जीप्स, ट्रैक्टर एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो टिपिकली गाँव में आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कलेक्शन इन द मोस्ट ऑफ द हाउसेज, यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बहुत ज़्यादा घरों में है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड यूज इन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, ट्यूबवेल में, ट्यूबवेल पता है ना आपको, कुआं होता है, खींचते जाओ पानी निकालते जाओ,
तो मतलब ऐसे खींचने से अच्छा है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलाओ, तो ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और साथ में छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस मतलब कोई मटका बनाना, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, जैसे आपको घर पे आप बल्ब वो बना रहे हो, मटका वगैरह बना रहे हो, थोड़ी लाइट चाहिए तो बल्ब होता है, तो ये इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। स्कूल की बात करें तो भैया 2 स्कूल है, प्राइमरी और एक है हाई स्कूल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे कि काश हम भी पालमपुर में होते, पढ़ना ना पड़ता। ठीक है, तो चलो यार आगे आते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं। तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सेंटर है, रियली सॉरी, एंड एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ठीक है। अब भैया कुछ काम भी करते होंगे पालमपुर वाले, ठीक है। तो अब इनके काम के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर जो 75% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, वो टोटली डिपेंड है फार्मिंग पे, यानी वो फार्मिंग एक्टिविटी करती है, परफॉर्म करती है, यानी खेती बाड़ी वाला काम करती है। और जो बाकी बची है वो करती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी शॉपकीपिंग, डेयरी, डेयरी पता है ना, दूध वगैरह का, और कंप्यूटर सेंटर चलाती है गाँव में, ठीक है, क्योंकि बच्चे थोड़े महंगी बातचीत है बच्चों की वहाँ पर, बेशक कम स्कूल है बट महंगी बातचीत है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में काम करते हैं कुछ ड्राइवर वगैरह हैं, और कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चर जैसे मैंने बताया मटके वगैरह बनाने वाले, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अब हम फार्मिंग के बारे में इतना जान गए हैं, तो अब थोड़ा सा किसान बनते हैं। अब देखो जो किसान होता है ना गांव में, वो अपनी ज़मीन किस किस में नापते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हेक्टेयर होता है, जैसे एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर लिखे हैं, और याद रखना आपकी बुक आप चेक करोगे ना तो उसमें 100 मीटर लिखा है, जो कि गलत है, ठीक है। मैं आपको बता दूं गलत है, अपनी टीचर से बेशक कंफर्म कर लेना, नेट वगैरह पे सर्च मार लेना। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, आपसे एग्जाम में आ सकता है 1 हेक्टेयर कितना मीटर होता है, तो 10,000 मीटर होता है। और आपने गाँव वगैरह आप गए होगे तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि ज़्यादातर है ना गांव में जो एग्रीकल्चर लैंड को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है बीघा, बीसा, कत्था, गुरेत्था, जरीब। मैंने खुद नहीं सुने, इस बीघा के अलावा कुछ और नाम मैंने खुद नहीं सुने। आई होप आपने सुने हो, बताना मेरे को कौन कौन से सुने आपने, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर लोग यूपी से देखते हैं वीडियो, यूपी से भी देखते हैं, वेस्ट बंगाल से भी देखते हैं, तो बताना आपके गांव में आपने कभी सुना है ये वर्ड। तो चलो यार, ये हमें समझ आ गया कि किसान ज़्यादातर हैं वहाँ पर, 75% लोग फार्मिंग करते हैं, अपनी लैंड को नापने के लिए बीघा, गुनेत्था, गत्था, ये सारे वर्ड का यूज़ करते हैं। बट हम थोड़ा एग्रीकल्चर सीज़न के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा पूरा किसान बनते हैं हम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सीज़न की बात करूँ ना, तो एग्रीकल्चर सीज़न होते हैं 3 टाइप के। ये है ना आपने 9th क्लास में 8th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, है ना, याद होगा आपको, खारिफ, रबी, है ना, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। अगर आपने जैद नहीं पढ़ा तो जैद भी होता है एक, ठीक है। एक होता है खारिफ क्रॉप, एक होता है रबी क्रॉप, एक होता है जैद, ओके। ये 3 एग्रीकल्चर सीज़न होते हैं। अगर मैं रेनी सीज़न की बात करूं तो रेनी सीज़न के अंदर खारिफ क्रॉप उगती है, विंटर सीज़न के अंदर रबी क्रॉप, और समर सीज़न होता है तो उसमें जैद उगती है, जैद क्रॉप कहते हैं उसको। अब जो खारिफ क्रॉप है ना, उसको हम जून से लेकर अक्टूबर तक उगती है ये, ठीक है, जून से लेकर अक्टूबर तक उगती है। इनका एग्जाम्पल है ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, शुगरकेन, टबैको। अब आप एक बात नोटिस कर रहे होगे कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए। अब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको पता है क्यों दिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि ज्वार कौन सी क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप है। और टीचर तो बहुत ही जालिम हो जाती है, मैम टीचर बहुत ही वो हो जाती है कि बिल्कुल ही बीच में से क्वेश्चन देंगी, तो इसलिए आप ये लर्न करके जाना, ठीक है। जून से अक्टूबर इनका टाइम होता है और रेनी सीज़न होता है। एंड आपने देखा होगा इन दोनों बीच में यानी बारिश होती है, यानी 15 अगस्त को जब भी मैं पतंग उड़ाता हूँ मेरे को बारिश पक्का मिल जाती है, मेरे साथ ही पनौती होती है बट होता है, तो ठीक है। अब दूसरा होता है विंटर सीज़न। अब ये विंटर सीज़न क्या है, विंटर सीज़न के अंदर क्या होता है, रबी क्रॉप्स उगती हैं, ठीक है। इनका टाइम होता है अक्टूबर से मार्च, इसी टाइम में ठंड होती है ज़्यादा। वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, पोटैटो एटसेट्रा, ये सारी की सारी विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं। दूसरा है समर की बात करते हैं। समर का टाइम होता है गर्मी, मार्च से लेकर जून तक कती भाई गर्मी होती है, अभी भी बहुत गर्मी है, अभी भी गर्मी लग रही है मेरे को। वाटरमेलन, तोरीज, कुकुम्बर, लीफी एंड द अदर वेजिटेबल एंड द फ्लावरिंग, ये सारे के सारे आते हैं हमारे जैद में। तो ये तीनों के तीनों याद करने हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आता है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक भी और क्वेश्चन भी है। पहला तो है लैंड इज फिक्स्ड। लैंड फिक्स्ड है, आपको पता है, लैंड आप बढ़ा नहीं सकते। आप ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन को एक और पृथ्वी बना दो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, एक और अर्थ नहीं बना सकते आप। तो इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। मान लो मेरे पास एक लैंड है,
मेरे पास एक 100 मीटर का लैंड है, जितना भी लैंड है, मैं उस पर प्रोडक्शन करता हूँ ना, खेती करता हूँ, तो 100 किलो अनाज उगाता हूँ, ठीक है, 100 किलो प्रोडक्शन करता हूँ। बट कैन वी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन द सेम लैंड, बट क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं सेम लैंड पे 100 किलो की जगह 200 किलो उगाऊँ? तो पहला इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि हाँ जी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वही आपको क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो आप 3 तरीकों से सेम लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। पहले तो मल्टी क्रॉपिंग करके, मल्टी क्रॉपिंग करके यानी आपको पता है कि एक साल में आप एक फसल उगाते हो 6 महीने के अंदर, ठीक है, और उससे 100 किलो अनाज उगता है, तो आप क्या करो, साल में 2 फसलें उगाओ, ठीक है। इसका मतलब है कि व्हेन मोर देन 1 क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इट इज़ नोन एज मल्टी क्रॉपिंग, यानी एक ही साल के अंदर जब एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है ना, तो उसको हम मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। क्योंकि देखो आपको पता है रेनी सीजन 4-5 महीने तक रहता है, विंटर सीजन भी 4-5 महीने तक रहता है, तो अब पहले आप रेनी सीजन की फसल उगा लो, फिर विंटर सीजन की उगा लो, क्या दिक्कत है? तो इसलिए मल्टी क्रॉपिंग से आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा है कि मॉडर्न टूल को यूज़ करके, लाइक ट्रैक्टर को, टूल्स को, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, है ना। इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी करके, यानी इरीगेशन का मतलब होता है पानी देना, पानी देने वाली फैसिलिटी को अच्छी करके आप कर सकते हो, है ना। फुहारे वाला लगा, पानी से बाल्टियों से फेंकने की जगह आप फुहारा वगैरह लगा सकते हो, फाउंटेन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा है कि बाय यूजिंग द हाई हील्ड वैरायटी सीड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई हील्ड वैरायटी सीड। ये आपने देखा हुआ होगा साइंस में भी, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाई हील्ड वैरायटी सीड का यूज़ करके आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। इससे क्या होता है, ये प्रोडक्शन इनका ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड होते हैं। और एक क्वेश्चन और है, ठीक है, टीचर दे सकती है कि ये हाई यील्ड वैरायटी सीड किसने इन्वेंट किया था या किसने बनाया था, ठीक है। ये नॉर्मन ने बनाया था, नाम याद रखना, इस बंदे का आ जाता है नॉर्मन बोरलॉग, ये आ जाता है कभी कभार, ठीक है, टीचर दे देती है, इसलिए मैंने इसको, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि जब ये वीडियो देख लोगे ना आप, तो बुक का एक भी टॉपिक, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही, बुक का एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। और अगर टीचर कोई अलग क्वेश्चन दे भी देती है तब भी आप 100% उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर ये वीडियो आपने देख रखी है तो। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विल लैंड सस्टेन। विल लैंड सस्टेन का मतलब है कि लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुली एंड इट्स यूज। मतलब लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और उसको हमें ढंग से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रिपोर्ट कहती है कि जो हम मॉडर्न फार्मिंग के मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब मॉडर्न फार्मिंग के मतलब ये केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना, इन सब से क्या होता है, मतलब फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस भी पड़ा होगा। मैन्योर होता है देसी, ठीक है, मतलब समझते हो ना, और फर्टिलाइज़र होता है केमिकल। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप अगर इनका यूज़ कर रहे हो ना मॉडर्न फार्मिंग मेथड का, तो उससे क्या हो रही है, जो लैंड है, नेचुरल रिसोर्स है, वो ओवर यूज हो रही है, और इससे क्या हो रही है कि सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। यानी ये भी बोला जा रहा है, इन मैनी ईयर्स ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ये लिखा हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया। अब मेरे को सब समझ आ गया कि फर्टिलिटी लूज हो गई क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, बट ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है यार? चलो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तो ओके, मैं आपको बता देता हूँ, चलो सिंपल सा पहले बता देता हूँ। 1960s के अंदर हमारे आज़ाद होने के, हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे ये कमेंट बॉक्स में बताओ यार, ये पता होना चाहिए आपको। हमारे इंडिपेंडेंट होने के बाद कुछ टाइम बाद, है ना, ऐसी हालत आ गई थी हमारी कि यार, एक तो 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग भी हुआ था, ऊपर से इतने लोग मरे थे, ठीक है, फसलें ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1960s में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की एक मुहिम चालू की, ठीक है, एक रेवोल्यूशन किया, ठीक है। और उसकी वजह से वीट और राइस के प्रोडक्शन में, इंडिया के अंदर वीट और राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया। वो कैसे आया? इन सारी चीज़ों की वजह से आया। अब एक बार रीड कर लेते हैं। द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस इन इंडिया इन 1960s, यानी 1960s के टाइम में प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज आया, इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे आया? बाय यूजिंग HYVS यानी हाई हील्ड वैरायटी सीड का यूज़ करा हमने, डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम का, मतलब बाल्टियों से पानी नहीं, अब फवारे वाला सिस्टम आ गया था। यूजिंग द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ किया हमने,
जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। साथ में मॉडर्न फार्मिंग मेथड का, टूल ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया और फार्मिंग मशीनरी वगैरह का यूज़ किया, यानी इन सारी चीज़ों का हमने यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ राइस और वीट का, और इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं और ये 1960s में आया था। ठीक है, अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे जो कि हम देख ही रहे हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था, बट इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, तो हम इन दोनों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि इंक्रीज़ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होना ही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था। हम ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि राइस और वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो ये हमें क्लियर हो गया। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि लोगों को जॉब मिली। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कि मेरे को ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलाना आता, या तो मैं किसी बंदे को हायर करूंगा तो उसको जॉब मिली। ऐसी बहुत सारे लोगों ने किया, क्योंकि पूरे एरिया में हो रहा था ये, तो मतलब इंडिया के बहुत सारे एरिया में हो रहा था, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को। स्ट्रेथनिंग द लिंकेज बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अब है ना, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, इतना प्रोडक्शन कर रहे थे कि उनको घर के लिए भी हो जाता था और साथ में वो इंडस्ट्री में भी भेज पाते थे। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते थे, पहले गन्ना है ना थोड़ा कम उगाते थे, फिर उन्होंने ज़्यादा गन्ना उगाना स्टार्ट किया और उनको फैक्ट्री में भेजा, और फैक्ट्री में उस गन्ने से चीनी बनाई गई। ठीक है, तो लिंक जो था एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्म द फार्मर एज मार्केट ओरिएंटेड। पहले है ना 1960s से पहले जो फार्मर थे ना, वो ज़्यादातर यही करते थे कि प्रोडक्शन करते थे और खुद के लिए, कि इतना हो जाए कि खुद के लिए कर लें। ज़्यादातर फार्मर, मतलब सारे नहीं करते थे, पर ज़्यादातर फार्मर ऐसा करते थे। बट फिर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब उन फार्मरों को मार्केट ओरिएंटेड बन गए थे। वो मार्केट ओरिएंटेड का मतलब वो ये सोचने लगे थे कि यार अब मार्केट में बेचते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ठीक है जी, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, अब लिमिटेशन देख लेते हैं, कुछ खराबी भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो गई, क्योंकि किसका, फर्टिलाइजर का और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो गई। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इरीगेशन फैसिलिटी में मतलब इतना ज़्यादा पानी यूज़ किया गया ज़मीन से निकाल के, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। ठीक है, तीसरा है इंक्रीज इन द रीजनल डिस्पैरिटी। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया, पंजाब और हरियाणा में कति भाई बहुत बढ़िया फसल उग गई, बट दिक्कत बात यह है कि अगर हम बात करें दूसरे एरिया, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल में भी थोड़े से एरिया ऐसे थे जहां पर प्रोडक्शन इतना अच्छा इंक्रीज नहीं हो पाया। तो इसका मतलब रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है एक तरह से एक में ज़्यादा एक में कम, तो डिस्पैरिटी भेदभाव कह सकते हो आप। तो इसलिए वो अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चैप्टर में नहीं है, आपको जियो में भी ये क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, इसलिए याद करना है आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जाता है कि देखो, फार्मिंग करने के लिए एक चीज़ तो आपको ज़रूरी होती है, वो है पैसा, या जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा महंगी क्लास में आ गए हो 9th में, तो आप समझ जाओ कि कैपिटल कहते हैं। अब जब आप मान लो अगर 10th 11th में, आप 11th में अगर आपने कॉमर्स ली, तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में कैपिटल पैसा ही होता है। चलो जी, अब फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसी खेती कर लें, हमें क्या चाहिए होता है, हमें पैसे चाहिए होते हैं। और वो पैसे आते कहाँ से हैं फिर? देखो, अगर मीडियम और लार्ज फार्मर की बात करें जो अपर कास्ट फैमिली से थे पालमपुर के अंदर, उनके पास अपनी खुद की सेविंग होती थी। ठीक है, सेविंग को ही लगा देते थे और उससे खेती करते थे। बट जो स्मॉल फार्मर है ना, उनको आती थी दिक्कत, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं थे, उनके पास सेविंग होती नहीं थी, बचत करके रखते नहीं थे वो। तो वो क्या करते थे, इनसे यानी स्मॉल फार्मर लार्ज फार्मर से क्या करते थे, लोन लेते थे। एक तरह से क्या कर सकते हो, पैसे लेते थे, बोरो करते थे मनी, या पहले यहाँ तो लार्ज फार्मर से करते थे, या मनी लेंडर से, साहूकार वगैरह जिनका काम ही होता है लोन देना, पैसे देना। ठीक है, और साथ में जो ट्रेडर्स होते थे ना, यानी जो मशीनें वगैरह बेचते थे, जो इनपुट वगैरह बेचते थे, है ना, मशीन वगैरह, इरिगेशन चीज़ें वगैरह बेचते थे, उन्हीं से कह देते थे कि सर आप ही हमको पैसे वगैरह दे दो, प्रोडक्शन होगा तो हम आपको वापस लौटा देंगे। तो ऐसे करते थे स्मॉल फार्मर। और जो इस पर इंटरेस्ट रेट होता था ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब क्या है कि पैसे बहुत ज़्यादा लिए जाते थे। ठीक है, बाद में आपको पता है, इसी वजह से फार्मर बहुत ज़्यादा आत्महत्या भी कर लेते, क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाते थे, फिर वो उनकी ज़मीन ले देते थे लार्ज फार्मर और वो साहूकार्स वगैरह। ठीक है,
अब एक है ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है जो पहले के टाइम में अपनाया जाता था, जैसे सेल्फ और फैमिली को लगाकर खेती करी जाती थी। ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ किया जाता था, पुराने बीजों का जो पहले से चलते आ रहे थे उन बीजों का यूज़ किया जा रहा था। काउ डंग और नेचुरल मैन्योर का यूज़ किया जा रहा था, है ना, यानी खाद के लिए खाद का यूज़ किया जाता था। बट मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, हम लोगों को हायर करते हैं, लेबर को हायर करके खेती करवाते हैं। HYV सीड्स का महंगी बातचीत वाले सीड्स का यूज़ करते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम करते थे। एक बात यार, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कोई भी प्रॉब्लम आए ना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं यार, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ ठीक है। तो आप कमेंट करो मेरे को। नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कमेंट करो, मैं बताऊँ, मैं ये सारी प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है या मम्मी पापा है जिनको फ़ोन अच्छे से चलाना आता है, तो आप उनको बोलोगे नोट्स डाउनलोड करने के लिए, वो आपके नोट्स डाउनलोड कर देंगे। वीडियो उनको दिखा देना पहले कि नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। बट फिर भी नहीं होते तो यार कभी भी मैसेज कर दो, रात के 2 बजे हो 3 बजे हो, कभी भी मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और आपकी कोई स्पेशल रिकमेंडेशन हो, एक बात और यार, मैं हर चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अभी है ना, ये रह रहा है, रुक जाओ अभी जाना मत। हर चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 9th क्लास की SST की। तो उसका लिंक यानी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना तो सारे के सारे चैप्टर खुल जाएंगे। जैसे ईगो की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो ईगो के सारे चैप्टर खुल जाएंगे, हिस्ट्री के करोगे हिस्ट्री के खुल जाएंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में अपलोड करता हूँ, तो अगर आपका कोई हिंदी का दोस्त है तो उसको भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी नीचे दे रखा है, अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर लेना यार, बातचीत करेंगे वहाँ पर भी। और साथ में मेरे एक न्यू चैनल का लिंक, ठीक है। अभी तक मैं उस पर कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि यार थोड़ा प्रायोरिटी बदल गई है, अब आपकी 9th आ गई है और फिर 10th आएगी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए 10th का पहले मैटर तैयार करके रखूँ, तो इसलिए उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। पर जल्दी बहुत ही तगड़ी वीडियो अपलोड करूँगा, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। तो उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। इस भी चैनल का बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आती है कि सर आपने मेरे को चैनल से ब्लॉक कर दिया गया। मैंने कहा नहीं तो यार, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो कहते सर आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती। बस नोटिफिकेशन तब आएगी जब आप नोटिफिकेशन बेल दबाओगे। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आती है, घंटा आता है, उसको दबा दो, ठीक है। और हाँ, बस ये कहना। तो चलो आते हैं लास्ट टॉपिक पे, फार्मिंग फॉर द सेल्फ कंजम्पशन ओनली। जब हम फार्मिंग करते हैं सिर्फ खुद के लिए, जो किसान सिर्फ खुद के लिए खेती करता है ना, उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, याद रखना ये। ओके यार, सो वीडियो होती है ख़त्म। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है, देखो और मौज लो। और बाकी टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब ज्वाइन करना मत भूलना। ऐसा नहीं है कि अभी आप ज्वाइन करोगे तो मैंने पीछे के जितने भी मैसेज करे वो आपको नहीं देखेंगे। यही तो बहुत बढ़िया खासियत है टेलीग्राम की, कि अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो पीछे की भी जितने मैंने चीज़ें अपलोड करी होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके यार, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर भी सुन लो यार, 9213744280। हाँ जी, 9213, नहीं सॉरी ये गलत नंबर है, दूसरा नंबर नोट करो आप, 9210522318, ठीक है। 9210522318। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके यार, थैंक यू सो मच।